अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स कॉर्नर। इस वीडियो में हम क्लास 9th की जो न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 2 काइनेमैटिक्स के शॉर्ट रिस्पांस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, in a park children are enjoying a ride on a big wheel as shown. What kind of motion of a big wheel has and what kind of motion द राइडर हैव। अच्छा जी, यहाँ पे हमने ये बताना है कि वो कह रहे हैं कि बच्चे जो है वो ये झूला तो आप लोगों ने देखा हुआ होगा, ठीक है, बहुत से लोगों ने इस पर राइड भी ली होगी। तो इस झूले में हमने ये बताना है कि जो मोशन ऑफ व्हील क्या है और मोशन ऑफ अ राइडर के राइडर जो है, मतलब राइडर खन के यहाँ पे बच्चे हैं कि वो राइडर्स की क्या मोशन है और इस व्हील की क्या मोशन है, ठीक है। तो चिल्ड्रन इंजॉइंग अ राइड इन अ बिग व्हील, बच्चे इंजॉय कर रहे हैं। तो बिग व्हील की जो रोटेशन होगी वो हमारे पास क्या होगी, रोटेटरी मोशन होगी। बिग व्हील की जो मोशन होगी वो हमारे पास क्या होगी, रोटेटरी मोशन होगी, क्योंकि बिकॉज इट इज़ रोटेटिंग अराउंड सेंट्रल एक्सिस, क्योंकि वो अपने ही एक्सिस पे रोटेट कर रहा है। यहाँ पे ये एक्सिस इसका यहाँ पे ही बस ये गोल गोल रोटेट कर रहा है, तो इसकी जो मोशन होगी बिग व्हील की, दैट इज रोटेटरी मोशन, ठीक है जी। और नेक्स्ट पार्ट क्या है कि राइडर एक्सपीरियंसेस द सर्कुलर मोशन। जो राइडर हैं, जो बच्चे हैं, जो उनकी मोशन है वो क्या है, वो सर्कुलर मोशन है। क्यों? बिकॉज द चिल्ड्रंस आर नॉट मूविंग एज दे मूव इन अ सर्कुलर पाथ, क्योंकि बच्चे जो हैं वो अपने एक्सिस पे रोटेट नहीं कर रहे। बच्चे तो सर्कुलर मोशन में, झूला जिस तरह चल रहा है उसी तरह बच्चे भी रोटेट करते जा रहे हैं। तो बच्चों की जो मोशन होगी, राइडर्स की जो मोशन होगी वो हमारे पास सर्कुलर मोशन होगी, ठीक है। और जो ये बिग व्हील वाला राइड है इसकी जो मोशन होगी वो हमारे पास रोटेटरी मोशन होगी। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। A boy moves for some time. Give two situations in which displacement is zero but covered the distance is not zero. इन्होंने यहाँ पे कहा है कि एक बच्चा है वो किसी एक जगह से दूसरी जगह पे गया और वापस अपनी जगह पे आ गया है। तो ऐसी कौन सी दो सिचुएशंस होंगी जिसमें डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो ज़ीरो हो, लेकिन उसने डिस्टेंस जो कवर्ड किया है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे बता देते हैं, एक छोटी सी एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर एक बच्चे ने अपना जर्नी स्टार्ट किया है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया है, ठीक है, और वो फिर वापस पॉइंट ए तक आ गया है, तो हमने कहा कि सच दैट एक लाइन है 10 सेंटीमीटर की, ठीक है। एंड बॉय स्टार्ट जर्नी फ्रॉम पॉइंट सच दैट ए बी इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, कम बैक टू पॉइंट बी टू ए, बी से वापस आया, देन इट्स डिस्प्लेसमेंट इज जीरो बिकॉज स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट इज सेम, बट द डिस्टेंस इज 10 + 10 कर देंगे तो 20 मीटर्स का डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस सेम नहीं होगा। एक बच्चा यहाँ से मूव करके बी तक आया, बी से वापस ए तक अपनी जगह पे चला गया, तो हम कहेंगे कि उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो ज़ीरो है, क्योंकि हम यहाँ पे नहीं बता सकता वो कि उसने किस डायरेक्शन में मूव किया था या किस किस तरह वो गया था। तो क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में गया था और वापस अपनी जगह पे आ गया, उसका जो स्टार्ट पॉइंट है और एंड पॉइंट सेम ही है, दैट्स वाई डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारे पास ज़ीरो आ जाएगी। जबकि उसका डिस्टेंस ज़ीरो नहीं है, क्योंकि उसने डिस्टेंस तो कवर किया है। तो डिस्टेंस को हम जब जाने का और आने का डिस्टेंस को हम ऐड करेंगे तो 20 मीटर्स का डिस्टेंस उसने कवर किया है, ठीक है। ये तो एक सिचुएशन होगी। दूसरी सिचुएशन क्या होती है कि अगर कोई बॉय, कोई भी बंदा सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, जैसे यहाँ पे सर्कल में यहाँ से मूव करता 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 उसने अपना पूरा डिस्टेंस कवर करके वापस अपनी जगह पे आ गया, तब भी हम यहाँ पे कहेंगे कि जो बॉय है उसने अपना जर्नी तो कंप्लीट कर लिया है, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन जो है वापस वही आ गई जिसमें वो पहले खड़ा था। स्टार्ट पॉइंट और उसका एंड पॉइंट जो है वो सेम ही है, चेंज नहीं हुआ, ठीक है। डिस्टेंस जो होगा वो इसमें ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि सर्कुलर मोशन का जो डिस्टेंस होता है वो हमारे पास, हम इसको लिखते हैं कि 2πr का एरिया होता है सर्कुलर मोशन का, ठीक है। तो ये दो सिचुएशंस थी जिनमें डिस्प्लेसमेंट हमेशा ज़ीरो रहेगा, जबकि डिस्टेंस जो है वो ज़ीरो नहीं होगा। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 3, a stone is tied to a string is whirling in a circle. What is the direction of velocity? Velocity की क्या डायरेक्शन होगी? ये तो बच्चों वाला गेम है जो हर कोई कर रहा होता है कि किसी भी रोप के साथ स्टोन बांधा, उसको गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया। तो आप नोटिस करेंगे कि जब हम इस स्टोन को छोड़ेंगे तो इसकी डायरेक्शन बतानी है कि वो किस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो ये यकीनन
ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे कि स्टोन इज टायर्ड टू अ स्ट्रिंग, इट्स मूविंग इन सर्कुलर पाथ। ये देखिए सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। वेलोसिटी ऑफ स्टोन इज एक्टिंग टेंजेंट टू द सर्कल, जो इसकी वेलोसिटी होगी वो सर्कल के टेंजेंट होगी। ये टेंजेंट है। टेंजेंट का क्या मतलब है कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या होगी, वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स के या फिर रेडियस ऑफ अ सर्कल के। ये हमारे पास रेडियस है, ठीक है, और रेडियस के परपेंडिकुलर जो भी डायरेक्शन होगी वो हमारे पास क्या होगी, वो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, ठीक है। ये रेडियस है या फिर हम ये कह लें कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर ये जो लाइन जा रही है जो 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो ये जो टेंजेंट है ये हमें ये शो करेगा कि ये डायरेक्शन है क्या होगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, ठीक है जी। Question number 4, is it possible to accelerate an object without speeding it up or slowing it down? वे कह रहे हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में या कार में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो या वो एक्सेलरेट करे कि हम अगर उसको स्पीड अप भी ना करें और उसकी स्पीड डाउन भी ना करें, क्या ऐसा पॉसिबल है? तो वैसे तो नॉर्मली ये होता है कि हमारे पास जब भी हम स्पीड अप या डाउन करेंगे तभी एक्सेलरेशन में कोई ना कोई चेंजिंग्स आएंगी, ठीक है, या एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। जबकि यहाँ पे हमने कह दिया कि हाँ ऐसा पॉसिबल हो सकता है इस केस में कि हम जो है येस एन ऑब्जेक्ट कैन बी एक्सेलरेटेड, ठीक है, विदाउट स्पीडिंग इट अप, कि ऐसा हो सकता है क्योंकि हमें पता है कि एक्सेलरेशन इज रेफर्ड टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि हमें पता है कि एक्सेलरेशन का क्या मतलब होता है, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। और वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, और वेलोसिटी क्या है हमारे पास, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है हमारे पास डायरेक्शन चेंज होती है, ठीक है। तो जब डायरेक्शन चेंज होगी तो उसकी वजह से कुछ ना कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो सकती है, ठीक है। वैसे तो ऐसा नहीं होता, लेकिन इस केस में कह रहे हैं कि अगर डायरेक्शन चेंज होगी तो फिर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे दस इफ वी चेंज द डायरेक्शन, कि अगर हम डायरेक्शन चेंज करेंगे, स्पीड चेंज नहीं करें, वी आर स्टिल एक्सेलरेटिंग, तो फिर एक्सेलरेशन पे फर्क आएगा। हैंस एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और ऑब्जेक्ट जो क्या होगा वो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा, ठीक है, बट इट्स स्पीड नाइदर डिक्रीज नॉर, लेकिन उसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगी। इसमें सिंपली बस हमने यही बताना है कि एक्सेलरेशन इस केस में हो सकती है कि अगर स्पीड अप करें या ना करें, बिकॉज ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, बिकॉज ऑफ द वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन जरूर होती है। जब डायरेक्शन चेंज होती है तो वेलोसिटी चेंज होगी, और जब वेलोसिटी चेंज हो जाएगी तो फिर एक्सेलरेशन में भी कुछ ना कुछ फर्क आएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, कैन अ कार मूविंग टुवर्ड्स राइट हैव डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन टुवर्ड्स लेफ्ट? क्या ऐसा हो सकता है कि कार जो है वो राइट पे मूव कर रही है और उसकी डायरेक्शन जो होगी वो लेफ्ट पे हो जाए? तो हम कह देंगे इफ अ कार इज मूविंग टुवर्ड्स राइट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन इज सेम, ठीक है। तो ये सेम ही होती है, टुवर्ड्स द राइट, राइट की तरफ ही जा रही होती है। अगर कार राइट पे जा रही है, ये देखें, तो इसकी स्पीड भी ज़्यादा हो रही है और इसकी एक्सेलरेशन भी क्या है, राइट पे ही है, ठीक है। अगर हम ब्रेक्स अप्लाई करेंगे तब व्हेन वी अप्लाई द ब्रेक ऑन द कार, तो क्या होगा कि उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी, डी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। इस केस में ये होगा कि वेलोसिटी ऑफ अ डायरेक्शन इज टुवर्ड्स द राइट, वेलोसिटी राइट पर होगी, जबकि एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, लेफ्ट साइड पे हो जाएगी। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डी एक्सेलरेशन हो जाएगी, ठीक है, मतलब इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि ऐसा पॉसिबल कब होगा, ऐसा पॉसिबल हो सकता है, तो हम कहेंगे येस इट इज पॉसिबल व्हेन वी अप्लाई द ब्रेक्स, जब हम ब्रेक्स अप्लाई करेंगे उसी वक्त ये केस होगा, ठीक है, कि वेलोसिटी राइट पे जा रही है और एक्सेलरेशन क्या होगी, लेफ्ट पे जा रही होगी। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 6, with the help of a daily life example tell the situations। पहली सिचुएशन क्या है, एक्सेलरेशन इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। बताएं कि एक्सेलरेशन जो होगी वो डायरेक्शन ऑफ मोशन में कब होगी, एक्सेलरेशन इज अगेंस्ट द डायरेक्शन और एक्सेलरेशन इज जीरो एंड द बॉडी इज इन मोशन, ठीक है जी। तो फर्स्ट पार्ट में बहुत ही आसान है, इफ अ कार इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, अगर कोई भी कार स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही होगी, उसकी स्पीड भी तेज होती जा रही है, तो हम कहेंगे कि एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, एक्सेलरेशन क्या होगी, उसकी डायरेक्शन में ही होगी। सेकंड पे क्या है, ये वही डी एक्सेलरेशन की बात आ गई
कि उसके अगेंस्ट उसकी डायरेक्शन में कब होगा एक्सेलरेशन, ऑपोजिट कब होगी, जब हम ब्रेक्स अप्लाई करेंगे, स्पीड ऑफ अ कार डिक्रीज हो जाएगी, डी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। इस केस में क्या होगा कि एक्सेलरेशन इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है जी। थर्ड पार्ट में क्या है, एक्सेलरेशन इज जीरो। एक्सेलरेशन जीरो कब होगी, एंड द बॉडी इज इन मोशन, बॉडी मोशन में है लेकिन एक्सेलरेशन जीरो होगी। तो इसके क्या है कि कार इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, अगर सेम स्पीड से जा रही है तो इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, टाइम के साथ साथ चेंज नहीं हो रही, तब हम कहेंगे कि उसकी एक्सेलरेशन जो है वो जीरो है, क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, पर टाइम। तो यहाँ पे वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो मतलब एक्सेलरेशन इज जीरो और कार जो है वो हमारे पास मोशन में रहेगी। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे हमने ये बताना है कि ये एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। व्हाट डज दिस ग्राफ टेल अबाउट द स्पीड ऑफ मोटरसाइकिलिस्ट के बारे में ये ग्राफ हमें क्या कह रहा है, प्लॉट द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर दिस। अब हमने क्या करना है, इसके लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है। ये वाला ग्राफ आपकी बुक में बना हुआ है, ये जो मैंने सबसे फर्स्ट पे बनाया टॉप पे। तो हम लिख सकते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोन the straight line which means speed of motorcycle is constant and motorcycle cover equal distance in equal interval of time। ठीक है, ये देखें, ये जो लाइन है ये हमें ये शो कर रही है कि स्ट्रेट लाइन ये शो कर रही है कि मोटरसाइकिलिस्ट की जो स्पीड है वो कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि टाइम के साथ साथ उसकी स्पीड भी चेंज होती जा रही है। ठीक है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है ऐसे ऐसे उसकी स्पीड भी बढ़ती जा रही है। अगर इफ एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर इस तरह हो कि बॉडी जो है वो बराबर टाइम और बराबर स्पीड कर रही है, एक साथ साथ दोनों चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तब हम इस वेलोसिटी को कहते हैं, वो हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है, वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, मतलब कि चेंज इन स्पीड 60 माइनस 0, और यहाँ पे लिख देंगे 6 माइनस 0 मतलब तो 60 डिवाइडेड बाय 6, तो हमारे पास 10 आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा, पैरेलल लाइन टू द टाइम एक्सिस विच इंडिकेट द यूनिफॉर्म वेलोसिटी हैज द सेम वेलोसिटी एट ऑल द टाइम। तो इसका क्या हुआ है, वेलोसिटी जो इसकी 10 मीटर पर सेकेंड पे सेम रही है। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, 1 पे 10 थी, 2 पे 20 थी, 3 पे 30 थी, जो इसका डिफरेंस आ रहा है वो 10 का आ रहा है। तो हमने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ये ऐसे करके एक बिल्कुल सीधी लाइन शो कर दी है। इसका मतलब क्या है कि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है और इसकी सेम वेलोसिटी है सारे पॉइंट्स पे, यही 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी ही इस मोटरसाइकिलिस्ट ने शो की है। क्वेश्चन नंबर 8, विच कंट्रोल्स इन द कार कैन प्रोड्यूस एक्सेलरेशन, और कौन सी ऐसी चीज़ है कार के अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है या डी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है। तो बहुत ईजी है, पार्ट 1 में हम कह देंगे एक्सेलरेटर जो होता है वो क्या होता है कि जो पहली चीज़ है जो कंट्रोल करती है कार को वो क्या है, एक्सेलरेटर। ठीक है, इफ द स्पीड ऑफ अ कार इज इंक्रीजिंग, अगर कार की स्पीड इंक्रीज होगी तो हम क्या कहेंगे, ये एक्सेलरेशन हो गई। ठीक है, और जब हम एक्सेलरेटर को यूज़ करते हैं, किसके लिए यूज़ करते हैं, कार की स्पीड को इंक्रीज करने के लिए जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है। ठीक है, डी एक्सेलरेशन के लिए क्या है, ब्रेक्स हैं, कि जब अभी हम स्पीड ऑफ अ कार इज डिक्रीजिंग, जब भी कार की स्पीड डिक्रीज हो जाएगी तो हम कहेंगे कि ये डी एक्सेलरेशन हो रही है। और हम ब्रेक्स किस लिए यूज़ करते हैं, ताकि हम स्पीड ऑफ अ कार को डिक्रीज कर सकें। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, डी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाती है। तो बहुत ही आसान था। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 9, if 2 stones of 10 kg and 1 kg drop from 1 kilometer high tower, which will hit the ground with greater velocity, which will hit the ground first। कौन सी, अगर वो कह रहे हैं कि 2 stones हैं, एक का वेट जो है वो 10 kg है और एक का वेट 1 kg है, ड्रॉप फ्रॉम 1 किलोमीटर हाइट। ठीक है, 1 किलोमीटर हाइट टावर से हमने उसको नीचे फेंकना है, तो कौन सा जो स्टोन है वो जल्दी ग्रेटर वेलोसिटी के साथ हिट करेगा। तो हमने लिख देना है यहाँ पे, द हैवियर स्टोन विल हिट द ग्राउंड विद ग्रेटर वेलोसिटी। जो बड़ा स्टोन होगा, हैवी स्टोन होगा, भारी होगा, वो क्या करेगा, ग्राउंड को हैवी ग्रेट वेलोसिटी के साथ स्ट्राइक करेगा। ठीक है, हिट करेगा। क्यों, बिकॉज द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट द बॉडी
वो फोर्स जिसकी वजह से बॉडी अट्रैक्ट करती है उसके सेंटर से इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। बॉडी जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो किसी भी बॉडी को उसी हिसाब से अट्रैक्ट करती है जितना उसका वेट होता है, और इतनी जल्दी उसको अट्रैक्ट करती है, ठीक है। तो 10 kg का वेट ज़्यादा था, इस वजह से उसने उसको बहुत जल्दी अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और बहुत ग्रेटर वेलोसिटी के साथ उसने हिट किया ग्राउंड को, ठीक है, स्टोन ने। अगर वो कह रहे हैं नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं कि विच विल हिट द ग्राउंड फर्स्ट, कौन सी हिट फर्स्ट करेगी, अगर हम एयर रेजिस्टेंस को बीच में हटा दें तब क्या होगा। तो इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस नहीं होगी तो बोथ स्टोन विल एक्सपीरियंसेस द सेम एक्सेलरेशन, दोनों स्टोन्स जो है वो सेम एक्सेलरेशन होगी ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से उनकी एक्सेलरेशन सेम हो जाएगी और वो साइमल्टेनियसली जो है वो हिट करेंगे ग्राउंड को, मतलब सेम वेलोसिटी के साथ सेम एक्सेलरेशन के साथ एक साथ वो लोग दोनों स्टोन्स जो है वो ग्राउंड को हिट करेंगे अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं होगी तो। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 10, a 1 kg ball is dropped from rest and another is thrown downward with velocity of 5 meter per second which will have greater acceleration। अच्छा जी, वो कह रहे हैं कि एक बॉल है जो कि हमने ड्रॉप रेस्ट से फेंकी है, ठीक है, और दूसरी बॉल है डाउनवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ अनदर इज थ्रोन डाउनवर्ड, किसी और को हमने फेंका है डाउनवर्ड फेंका है विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, उसकी वेलोसिटी है, किसकी एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे देखिए आंसर में मैंने क्या लिखा है, दे आर 2 स्टील बॉल्स, 2 स्टील बॉल्स हैं, हर एक दोनों का वजन जो है वो बराबर है, 1 kg का है, तो यहाँ पे लिख देंगे बोथ विल एक्सपीरियंस द सेम एक्सेलरेशन, ठीक है। जो लास्ट इससे पहले क्वेश्चन में भी यही था कि अगर ऐसे एयर रेजिस्टेंस नहीं होगी तो दोनों क्या होंगे, सेम एक्सेलरेशन से हिट करेंगे, ठीक है। 1 बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द रेस्ट अनदर इज थ्रोन डाउनवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, सेम वेलोसिटी होगी। बोथ ऑफ दीज बॉल्स आर मूविंग अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से मूव कर रहे होंगे, और एक्सेलरेशन जो होती है वो क्या होती है आपको पता है, कांस्टेंट वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो बोथ बॉल विल हैव सेम एक्सेलरेशन, दोनों की एक्सेलरेशन सेम होगी, एंड दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ देयर मासेस, उनके मासेस से कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज वी आर निग्लेक्टिंग द एयर रेजिस्टेंस, हम एयर रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट कर रहे हैं, इस वजह से दोनों के मासेस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है जी। ये थे हमारे पास शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 2 के क्लास 9th के। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसके न्यूमेरिकल रिस्पॉन्स क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।